साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज कुमार और आप देख रहे हैं एक देश एक आवाज न्यूज। साथियों हम बता दें आज हमारी विशेष चर्चा में हमारे साथ हैं राजेश बंसकार जी, जो कि एक युवा समाज सेवी भी हैं और मैं बता दूं शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने पहले कई काम किए हैं और आज भी कर रहे हैं। इनकी खुद की एक संस्था है जिसके माध्यम से बच्चों को पढ़ाने के लिए हमेशा निरंतर प्रयास करते हैं और सबसे बड़ी बात है कई ऐसी इन्होंने योजनाओं के तहत बच्चों को स्कॉलरशिप वगैरह देकर भी प्रोत्साहित किया है और कई बच्चों का भविष्य भी बनाया है। इस प्रकार से कई ऐसे सामाजिक कार्य जो कि राजेश बंसकार जी अपने क्षेत्र में करते रहते हैं, आए दिन चर्चा में भी रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है अभी हाल जो चर्चा है सोशल मीडिया पर जो चर्चा चल रही है और कई ऐसे इनके विचार आ रहे हैं जिनसे ये और ज्यादा चर्चा में हमारे साथ बने हुए हैं। साथ ही मैं बात करूंगा राजेश बंसकार जी से और क्या कुछ जो अपने शिक्षा के क्षेत्र में कार्य है और जो आगे इनके भविष्य में क्या कुछ योजनाएं हैं उनके बारे में भी जानकारी लेंगे। बहुत बहुत स्वागत है राजेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद नीरज भाई और बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का साहब। शिक्षा के क्षेत्र में आपके कई काम हमने पहले देखे थे और आज भी देखने को मिल रहे हैं। क्या लगता है, सबसे पहले हम यही समझ लेते हैं देशवासियों के लिए शिक्षा का महत्व आप बताएं किस प्रकार से बच्चों को मायने रखता है। देखिए नीरज जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सारे दुख दर्द की दवा जिसे कहते हैं वो शिक्षा है। यदि आपने अपने बच्चों को शिक्षित कर लिया तो ये मान लीजिए आप सारी कुरीतियों से और सारी जितनी भी बुराइयां हैं उन सबसे लड़ सकते हैं। और शिक्षा नहीं है तो ये मान लीजिए कि आपका स्तर शून्य है, इसके अलावा कुछ नहीं है। इसलिए मेरा प्रत्येक जो आपके चैनल से लोग बाग देख रहे हैं, मेरा सभी लोगों से एक निवेदन जरूर है कि अपने बच्चों को चाहे घर में रोटी कम खा लेना लेकिन बच्चों को शिक्षा जरूर देना और जहां जरूरत आए वो नीरज भाई को बता देना, मुझे बता देना, बच्चों के साथ में खड़े हुए। अच्छा, आपकी संस्था भी है मां नन्ही बाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी, उसके माध्यम से भी आपने बच्चों को स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करे हैं, कई बच्चों की मदद भी आपने की है। क्या वो संस्था भी काम कर रही है? किस प्रकार से बच्चे उससे जुड़ सकते हैं अगर आप उसमें जुड़ना चाहें तो? देखिए नीरज भाई, जो मां नन्ही बाई सोशल वेलफेयर सोसाइटी है ये सेल्फ काम करती है, मतलब शासन और प्रशासन के बिना मदद के काम करती है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो आप लोग एक तरफ तो कहते हैं कि जातिवाद खत्म कर दी जाए, लेकिन आप ये बताइए कि जब स्कॉलरशिप वाली बात आती है तो जाति प्रमाण पत्र की जरूरत पड़ती है। अब ये बताइए कैसे जातियां खत्म हो सके। तो अब जो हमारी संस्था ने एक उपाय निकाला है कि हम लोग स्कॉलरशिप प्रदान करते हैं 20,000 रुपए तक का स्कॉलरशिप। मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा सरकार भी 20,000 रुपए का स्कॉलरशिप नहीं दे पाती, क्योंकि सरकार यदि आपको 5,000 रुपए का स्कॉलरशिप देगी तो जाति प्रमाण पत्र लाओ, फलानी इधर जगह है उधर जगह, मतलब लोगों को कागजों के उसमें चक्करगिन्नी कर लेती है। और अब तो वो भी स्कॉलरशिप लगभग बंदी है। तो हम लोगों ने सीधा सीधा एक उद्देश्य निकाला है कि यदि बच्चा आर्थिक रूप से कमजोर हो, आर्थिक रूप से, जातिवाद से नहीं, आर्थिक रूप से बच्चा कमजोर है और वो उसे लगता है कि पढ़ाई में उसे दिक्कत आ रही है, वो हमारे पास आए, लेकिन बच्चा हो सरकारी स्कूल का, उसके लिए 5वीं से लेके 8वीं तक के लिए हम लोगों ने रखा है इसमें 5,000 रुपए स्कॉलरशिप, 9th-10th के लिए रखा है 10,000 रुपए स्कॉलरशिप और 11th-12th के लिए रखा है 20,000 रुपए। बस बच्चे को ये है कि देखिए नीरज भाई, जब आप किसी को पैसा बांटने जाते हैं या आप कोई फ्री की चीज बांटने जाते हैं, जहर भी यदि आप बाहर बांटेंगे ना फ्री का तो लोग आप उसको भी लाइन में लग के ले लेते हैं, बोले पड़ोसी के मारने काम में तो आ ही जाएगा। लेकिन अपना जो है कि एक इंटरनल एग्जाम, और इंटरनल एग्जाम कोई जनरल नॉलेज का नहीं होता। जो बच्चे ने पढ़ा है जिस क्लास में, जैसे मान लो उसको 6th में स्कॉलरशिप चाहिए एग्जांपल के तौर पे, तो 5th क्लास का सिलेबस आएगा, उस सिलेबस में से ओनली 60% रिजल्ट चाहिए। भाई 60% रिजल्ट हम देख तो सके कि जिस बच्चे पे हम पैसा लगा रहे हैं वो सही जगह लग भी रहा है कि नहीं लग रहा है। यदि वो 60% बच्चा क्वालिफाई करता है तो स्कॉलरशिप हम लोग देने के लिए प्रोवाइड करते हैं। मतलब साल में कितने बच्चों को अपने स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं और क्या माध्यम है उसका, कैसे अगर कोई अप्लाई करना चाहता है कैसे कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल, उसके लिए सीधा मालूम ऑफलाइन, क्योंकि अभी मालूम हम लोगों ने ऑनलाइन तो स्टार्ट नहीं किया, ऑफलाइन उसका है, तो वो आपसे या हमसे संबंध कॉन्टेक्ट नंबर के माध्यम से कर सकता है। फॉर्म फिलअप होगा और फॉर्म के बाद उसको मालूम बच्चे को टाइम दिया जाएगा, वो अपनी तैयारी करे, उस तैयारी में उसको 1-1.5 महीने का जो भी टाइम चाहिए। योजना चल रही है मतलब? बिल्कुल कंटिन्यू चलती है, वो कभी योजना बंद होती ही नहीं है।
क्या जो सरकार वगैरह से कनेक्ट है आपकी, किससे आप जो फंड है जो प्रोवाइड करते हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये फंड चूंकि हम लोग अपने जैसे कि पारिवारिक जो है हमारी एकता, जैसे भाई भी हैं, माता जी भी हैं, तो सब लोग मिलके आपस में और उससे जो भी अपनी मेहनत मजदूरी करके ये उसको करते हैं। शासन प्रशासन का इसमें कोई योगदान नहीं। लगभग साल में कितना पैसा आप लोग ऐसे? मिनिमम साल में हम लोगों का कम से कम 4 से 5 लाख रुपए ये डोनेट करने का रहता है। तो 4-5 लाख एक बड़ी रकम होती है, कैसे क्या अरेंज करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आप चूंकि मालूम मैंने बताया तो है कि पूरा परिवार इसमें सहयोग करता है। अकेले राजेश बंजकार की तो कोई भी चीज है नहीं है कि राजेश बंजकार अकेला कोई एफर्ट करे, पूरा परिवार सहयोग करता है तो हो जाता है। राजेश जी, बहुत अच्छी बात है, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आप इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। और साथ में एक आपकी कंट्रोवर्सी, आपने वीडियो डालना शुरू कर दिए हैं, काफी समय से देख रहे हैं हम। राजेश जी, एक चीज और है, फेसबुक पे आपकी कई ऐसी वीडियोज हम देख रहे हैं जिसमें कई लोगों को आपत्तियां भी हैं और कई ये भी कह रहे हैं कि राजेश जी कहीं ना कहीं जो बहुजन समाज है उसका भी विरोध कर रहे हैं और जो SC ST OBC वर्ग है उसके भी खिलाफ कई ऐसी बातें बोल रहे हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए नीरज भाई, मैं एक सीधी बात जानता हूं, मेरा ये मानना है कि देश में जातिवाद खत्म करने की पहल हम सब लोगों को शुरुआत करनी पड़ेगी। मैं मानता हूं लोगबाग हमेशा SC ST वर्ग का, मेरा विरोध किसी से नहीं है और ना ही मेरा किसी से दोस्ती है, लेकिन आप हमेशा ये बताइए कि आप जब बचपन में चॉकलेट खाते थे तो क्या बड़े में भी चॉकलेट खाएंगे क्या? भाई बचपन में चॉकलेट खाते थे, अब बड़े हो गए नहीं खा रहे हैं। तो इसी प्रकार जो हमारे पूर्वजों के साथ हुआ हम उसको क्यों ढोते रहे? अरे अपने बच्चों को शिक्षित करो ना। आप ये बताइए, जातियां भारत देश में केवल 2 है, अमीरी और गरीबी। जिस दिन आप अमीर हो जाएंगे आपसे कोई जाति नहीं पूछेगा, आप गरीब बने रहेंगे आपसे जातियां पूछेंगे। अब बात यह आती है कि मैं SC ST के लिए और OBC के लिए, आज तक मैंने ये कभी विरोध बोला ही नहीं। मेरा केवल मानना है कि हम सब भारत देश के निवासी हैं और हम सब लोगों को भारत की एकता और अखंडता के लिए प्रयास करना चाहिए, ना कि हम लोगों को जातियों में बांटने का प्रयास नहीं करना चाहिए। हम चाहते हैं कि हमारा पूरा देश एक साथ रहे। ये जो जातियों में बांटने का काम है ये राजनीति करने वाले लोगों का काम है ना। अच्छा, आरक्षण को लेके क्या समझते हैं? आरक्षण पे कई लोग मांग कर रहे हैं कि ये आर्थिक आधार पे होना चाहिए, कई जातिगत के पक्ष में, आपका पक्ष क्या है इसमें? मैं आरक्षण को एक ही बात कहूंगा कि जब 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने क्रीमी लेयर लागू किया है SC ST के लिए, तो आप ये बताइए क्रीमी लेयर शासन जो सरकारें हैं वो क्रीमी लेयर लागू क्यों नहीं करना चाह रही हैं? जबकि क्रीमी लेयर में साफ तौर पर ये कंडीशन है कि भाई जैसे मैं कलेक्टर बन गया और मेरी ही समाज का दूसरा व्यक्ति वो मालूम मजदूर है, तो आप ये बताइए जब मैं कलेक्टर बन गया और मेरा जो मजदूर भाई है तो वो मजदूर भाई मेरे बराबर अपने बच्चों को पढ़ा पाएगा क्या? नहीं पढ़ा पाएगा। मैं अपने बच्चों को टॉप लेवल स्कूल में पढ़ाऊंगा। अब सीट SC की एक है, तो आप खुद बताइए नीरज भाई किसका चयन पहले होगा? यदि मजदूर वर्ग के बच्चे का होगा कि मेरे बच्चे का होगा? तो मुझे यदि मेरे में शर्मिंदगी है और मैं यदि वास्तविक मानता हूं कि मेरे समाज का भला हो तो मुझे स्वतः ही वो सीट छोड़ देना चाहिए, ना कि मुझे इसमें ये नहीं कि मुझे सरकार प्रेशराइज करे तभी मैं छोड़ू। भाई क्रीमी लेयर यही तो कहता है कि भाई आप संपन्न हो गए हो, ठीक है, अब आप छोड़ दो, अपने भाइयों के लिए तो आने दो। आप ये बताइए 1200 जातियां हैं, मात्र 15% SC के लिए आरक्षण रखा है, क्या मिलेगा 1200 जातियों? क्या लग रहा है हक मारा जा रहा है छोटी जातियों का जो काफी पिछड़ी है और उनको कभी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला? जातियों का हक नहीं मारा जा रहा है। हक तो क्योंकि मालूम 12% आरक्षण 15% आरक्षण है वो तो है, हक उनका मारा जा रहा है जो बेचारे गरीब मजदूर हैं, उनको तो पता ही नहीं, जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं वो अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएं? आप ये बताएं, वो बेचारा झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, बड़ी मुश्किल से सरकारी स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहा है। उसी SC वर्ग का व्यक्ति है, उसका बच्चा मालूम डॉक्टर है और वो डॉक्टर मालूम जब है खुद में तो वो अपने बच्चे को वैसे में कहीं ना कहीं सामाजिक जो नेता हैं उनकी भी कमियां निकल के नहीं आती। सामाजिक नेता जो समाज के लीडर बन जाते हैं, विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने समाज को छोड़ देते हैं, उस स्थिति में निकालना नहीं चाहते। देखिए जब जाहिर सी बात है राजेश बंजकार मालूम नेता बन जाए तो राजेश बंजकार क्यों चाहेगा कि क्रीमी लेयर लागू हो? क्योंकि राजेश बंजकार जब नेता बन जाएगा तो राजेश बंजकार अपने बच्चों को टॉप लेवल में पढ़ाएगा और SC से आरक्षण दिलवाएगा। तो राजेश बंजकार तो कभी चाहेगा ही नहीं कि क्रीमी लेयर लागू हो। राजेश बंजकार तो रोकने वाला पहला शख्स होगा क्रीमी लेयर को, क्योंकि क्रीमी लेयर लागू हो जाएगा तो राजेश बंजकार के बच्चे जनरल में फाइट करेंगे ना।
ऐसी मांग भी उठी थी जब जे क्रीमी लेयर की बात चली थी कि भाई जातियों में आरक्षण अलग अलग हिसाब से देना चाहिए, तो कई लोगों ने इसका समर्थन भी किया था। कई समाज ने बोला था कि हमें हो सकता है इसमें कुछ परसेंट मिल जाए तो हमारे समाज का भला हो जाए। क्या लग रहा है ये चीजें आज जरूरी हो गई हैं? बिल्कुल। कई लोग कह रहे हैं कि एक ही समाज सारा आरक्षण का लाभ ले रहा है और जो दूसरी समाज है वो पढ़ लिख नहीं पाई है या फिर जो भी उनके रीजन रहे हो उस वजह से वो आज आरक्षण का भरपूर जो फायदा है वो नहीं ले पा रहे हैं। नीरज भाई बिल्कुल ये बात हकीकत बात मान लीजिए कि एससी वर्ग में, मैं अपने वीडियो में भी कई बार कह चुका हूं, एससी वर्ग में मैं नाम नहीं लूंगा, एक बहुसंख्यक कास्ट है, आरक्षण का पूरा लाभ वही लोग ले रहे हैं। उनके एक एक घर में 10-10 लोग नौकरियां कर रहे हैं, तो लाभ उनको पूरा उन्हीं को मिल रहा है ना। जिस दिन ये जातियों में आरक्षण डिवाइड हो जाएगा तो भैया तुम बहुसंख्यक हो ना, आप लेके दिखाओ ना आरक्षण उतना। जो बेचारे कम लोग हैं उनको तो आरक्षण का लाभ मिलेगा। इसको हम ये भी कह सकते हैं जागरूकता ज्यादा है उनमें, नहीं चीज का जो सरकार जो निकालती है उसका जागरूक उनको ज्यादा होते हैं उसमें। नीरज भाई सीधी सी बात है, मैं आपको क्या कह चुका हूं कि राजेश वंशकार के परिवार में 4 लोग नौकरियां कर रहे हैं, तो राजेश वंशकार के बच्चे तो बेस्ट पढ़ेंगे ही ना। और जाहिर सी बात है कैसे समानता कैसे आएगी? अब जो आप कितनी एससी में कई जातियां हैं, जो जातियां कई और ऐसी हैं जो पिछड़ी काफी हैं, उनको पता ही नहीं आरक्षण से कैसे लाभ लें, क्या करें, तो कैसे क्या होगा? मैं तो इस बात में सीधा सरकारों से ये निवेदन करूंगा कि जब 2024 में सुप्रीम कोर्ट क्रीमी लेयर लागू करने के लिए बोल दिया गया, तो आप ये बताइए जब ओबीसी में क्रीमी लेयर लागू कर दिया तो फिर एससी में सरकारें क्यों नहीं कर रही? और मेरा सरकारों से निवेदन है कि जिस दिन ये क्रीमी लेयर लागू हो जाएगा उस दिन स्वतः ही, जाहिर सी बात है वो बहुसंख्यक उन्हें तो लाभ मिल ही रहा है ना, तो जब क्रीमी लेयर लागू होगा तो वो अपने आप एक तरफ हो जाएंगे। क्रीमी लेयर से ये मसला हल हो जाएगा? बिल्कुल होगा। कैसे? क्रीमी लेयर देखिए, जब जो बहुसंख्यक विभाग जो भाग है वो ऑलरेडी आरक्षण का भरपूर लाभ ले रहा है, जब क्रीमी लेयर लाएगा तो क्रीमी लेयर का सीधा तो उद्देश्य है कि जिसको एक बार आरक्षण का लाभ मिल गया उसको दोबारा नहीं मिलेगा। तो क्रीमी लेयर ये चीज लाएगा ना, तो उनके परिवार को तो मिल गया, तो मिलेगा नहीं ना। अब तो नए व्यक्ति को मिलेगा ना क्रीमी लेयर से, तो आरक्षण का लाभ उसको मिलेगा। तो इससे बहुत सारी समस्याएं हल हो सकती हैं। ये बात आपने सही कही, हो सकता है ऐसा हो। और लेकिन मैं बता दूं आपको, कहीं ना कहीं समाज के जो लीडर्स हैं, जो नेता हैं, उनका दायित्व नहीं बनता कि अपने समाज को छोड़ के चले जाते हैं। उनको भी उतना जो कि मेहनत अपने समाज में करना चाहिए, उनको बढ़ाने के लिए, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलवाने के लिए। क्यों ऐसा होता है कि जब नेता बन जाता है अपने समाज से किनारा कर लेता है, चला जाता है, उसके बाद केवल ऊपर की राजनीति और समाज को हमेशा वहीं का वहीं रखना चाहता है? नीरज भाई सीधी बात है, आज जो जातिवाद का जहर घोला गया है ये सारा कुछ नेताएं आपस में बोल रहे हैं। आप ये बताइए, आप किसी दुकान पे जॉब मांगने जाते हैं, जब ये जातियों का जहर आपस में घुल जाएगा तो कौन नौकरी देगा आपको? अच्छा राजेश जी, एक चीज और है, जातिवाद देश से खत्म हो गया कई लोग कहते हैं, कितनी सच्चाई? नहीं, मैं भी मानता हूँ खत्म हो गया। मैं तो कह तो रहा हूँ कि जातियां सिर्फ 2 हैं, एक अमीरी, दूसरा गरीबी। जातीय भेदभाव, नफरत खत्म हो चुकी है। जिस दिन आप अपने बच्चे को, अपने आप को, मैं नीरज भाई आपको गारंटी कहता हूँ। ऐसा क्यों होता है? कई जगह घोड़ी से उतार दिया जाता है, मटके से पानी छूने से मना कर दिया जाता है, कई जगह जाति के नाम से कत्ल हो जाते हैं, बलात्कार। मैंने भी ऐसी घटनाएं जो आ रही है, मैंने भी मानो कई लड़ाइयां लड़ी हैं जहां हम लोगों के बाल नहीं काटे गए हैं। लेकिन नीरज भाई मैं मानता हूं कि जहां ये दिक्कत है, आज यदि आपको भूख लग रही है तो आपको रोटी प्लेट में से खुद ही तोड़ना पड़ेगी। तो मैं मानता हूं कि जहां इस तरह की प्रॉब्लम है तो आप लड़िए ना, आप अपने नेताओं को बताइए वो किस लिए बैठे हुए, शासन प्रशासन को बताइए। अब ये बताइए, आपके साथ अत्याचार, लड़ने वाली बात नहीं है, जाति के नाम से अत्याचार, तो जाति के नाम पे ही वो बता रहा हूँ। अब जाति के नाम पे किसी के साथ अत्याचार हो रहा है, अब वो घर में बैठा है, तो इसमें गलती किसकी है? सामने आए ना। घर पे मैं एक बात कह रहा हूँ, मानसिकता की बात कर रहा हूँ। जैसे आपकी शादी हो रही है, आप भी एससी कास्ट के, आपको केवल घोड़ी से इस वजह से उतार दिया जाए कि आप दलित समाज से हो, आप पे क्या बीतेगी? हम ये नहीं कह रहे उससे लड़ाई या उसको मारे पीटे। मैं आपकी बात मान रहा हूँ नीरज भाई, 100 लोग रहते हैं, 100 में से 100 गलत नहीं होते हैं, 100 में से 2-4% लोग इस तरह के होते हैं जिनकी मानसिकता खराब होती है। लेकिन पर्टिकुलर लोग बाग आपस में आके विशेष एक समाज को टारगेट करते हैं, ये गलत है। नहीं, हम ये मान सकते हैं कि देखिए 100 में से हर आदमी खराब नहीं होता है ना, वो चीज, लेकिन कहीं ना कहीं जातिवाद का जो दंश है अभी तक पूरी तरह समाप्त तो नहीं हुआ, तो हम कह सकते हैं हर चीज, आप कमरा भी अगर किराए पे लेंगे तो आपकी जाति पूछी जाएगी वहां पर।
भाई वो इसलिए पूछी जाती है कि इसे हमारे साथ मैनेज हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, कई ऐसे असहजता महसूस करते हैं, कई ऐसी जाति हैं जिनको जाति के नाम से सच्चाई है जी, कमरे तक नहीं मिलते हैं, कई लोगों को सामान भी नहीं मिलता, कई चीजें ऐसी हैं। लेकिन मैं शहर की बात तो नहीं कर रहा हूँ, कई जगह ऐसे हैं जो आपने कहा ना 100 में से 100 खराब नहीं होते, तो 100 में से मतलब 10% भी अगर खराब है तो पूरे समाज को वो कलंकित करते हैं। मैं बिल्कुल आपकी बात मान रहा हूँ नीरज भाई, इसीलिए तो मैंने कहा इन सब की एक ही दवा है कि जातियां सिर्फ दो हैं। जिस दिन आप सक्षम हो जाएंगे और संपन्न हो जाएंगे उस दिन आपसे कोई जाति नहीं पूछेगा। जाति हमेशा गरीब व्यक्ति से पूछा जाता है। कमरा लेने जा रहे हैं, आप नौकरी करो, हम गारंटी करें किसी भी जगह आप कमरा ले लें, मना कर जाएं, गारंटी है। मैं खुद अपनी बताता हूँ कि मैं निवाड़ी जिला जो है, निवाड़ी टीकमगढ़ सबसे पिछड़े हुए क्षेत्र में आता है। मैं निवाड़ी जिले के दुर्गापुर एक गांव है, अछरू माता के पास में पड़ता है, मैं वहां खुद जो भोई लोग आते हैं, ढीमर जिन्हें हमारी शुद्ध भाषा में बोलते हैं, उनके यहाँ हम लोगों ने कमरा लिया है। हम तो वंशकार समाज से आते हैं, बराड़ समाज से आते हैं, तो हम लोगों ने उनके यहाँ कमरा लिया, वो भी गांव में, शहर में नहीं। तो ये कमरा मुझे क्यों मिला? क्योंकि भाई मैं पढ़ा लिखा था, संपन्न था, तभी तो मुझे मिला। अब मैं यदि पता चलता है कि मैं उसके यहाँ, जैसे मैं हमारे यहाँ काम होता है बांस टोकरियों का और मतलब बैंड बाजे का, अब मैं किसी के दरवाजे में वो रखने जाऊं तो संभव नहीं है ना। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि यदि आपको जातिवाद से लड़ने का सिर्फ एक ही हथियार है, वो आप अपने आप को संपन्न बनाइए। जिस दिन आप संपन्न हो जाएंगे उस दिन आपसे कोई जाति नहीं पूछेगा। मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपसे बात कर रहा हूँ, जब बाबा साहेब थे उस टाइम पे तो जातिवाद काफी रहा होगा, लेकिन बाबा साहेब अपने आप में पढ़े लिख गए ना, शिक्षित बने ना, तभी तो उन्होंने सर्वण समाज की बिटिया से शादी की और अपनी बहनों की शादी सर्वण समाज में की। अभी बताओ क्या गरीब होते तो उस टाइम पे कर सकते थे क्या? तो कहने का मतलब केवल नीरज भाई सारी निचोड़ की दर्द एक ही है कि आप अपने आप को सक्षम बनाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए और मेहनत करिए, और इतना सक्षम करिए कि कोई आपसे जाति पूछने की गुंजाइश ही ना करे। भाई आपसे जाति तभी पूछी जाएगी जब आप फटे फटे पुराने कपड़े पहनोगे, इधर उधर घूमोगे, काम कुछ करोगे नहीं, तो आपसे जाति स्वाभाविक है पूछे। देखिए साथियों, ये बहुत अच्छी बात कही है राजेश जी ने कि आप अपने आप को इतना मजबूत बनाएं। आजकल हम देख रहे हैं हमारे युवाओं में खासकर जो होड़ मची हुई है, फैशनबाजी की है, कहीं आप देखेंगे नशे की है, कहीं उल्टे सीधे कार्यों की भी है, इस प्रकार से। लेकिन राजेश जी जो बात कह रहे हैं कि अपने आप को इतना सक्षम बनाओ, पहले तो स्टडी करो, पढ़ाई करो, उसके बाद इतनी मेहनत करो कि आप पे अच्छा खासा जो पैसा है, पावर है, वो आपके पास आए। तो स्वाभाविक ही धीरे धीरे वो कास्ट का जो सिस्टम है वो भी अपने आप धीरे धीरे फैल होता नजर आएगा। ये बात सही है। राजेश जी, एक और कंट्रोवर्सी आपकी काफी हमने देखी जो हिंदुत्व को लेके है ना, दो विचारधाराएं ऐसा बताया जाता है देश में काम कर रही है कि हिंदुत्व की विचारधारा है, एक अम्बेडकर की विचारधारा है। क्या विचारधाराएं चलती रहेंगी या इसमें कुछ आपसी भाईचारा भी बनेगा? भाईचारा बनने की, देखिए मैं एक आपको बताऊं, आपको भी पता होगा कि अम्बेडकर जी के बारे में तो कुछ भी कहो, मतलब अपन उनके समान तिनके के समान। लेकिन आप खुद बताइए, क्या हिंदुत्ववादी अम्बेडकर जी के पहले नहीं था क्या? हिंदुत्ववादी पहले आया कि अम्बेडकरवादी? या तो इनको जो बनाया जा रहा है, इस चीज को करा जा रहा है, क्या है? भाई हमारा समाज कहते हैं ना, जिसका धर्म नहीं, जिसका ईमान नहीं, उसका कुछ नहीं। तो भाई हम लोग धार्मिक प्रवृत्ति से शुरू से जुड़े हुए हैं। अब उसमें जबरदस्ती आप बताओ देवी देवताओं को गाली देना, बोले साहब हम अम्बेडकरवादी। आप ही बताओ कब अम्बेडकर जी ने कहा है कि आप किसी देवी देवता को गाली दो? कभी किसी, आप बताओ किसी उसमें लिखा हो संविधान में कि आप किसी देवी देवता को गाली देंगे तब आप मालूम अम्बेडकरवादी माने जाएंगे? तो भैया क्यों आपको धर्म के खिलाफ गाली देना है? मत दो ना धर्म को गाली। भाई यदि किसी को राम को मानना है मानने दो, किसी को लक्ष्मी को मानना है मानने दो, तुम अम्बेडकर जी को मान रहे हो मानो ना, कोई दिक्कत। मतलब ये पौराणिक धर्म है जो कि काफी लंबे समय से चलता आ रहा है, और जिसको जिसमें श्रद्धा है और जिसमें भाव है वो अपने आराम से कर सकता है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। आप मुझे लेकिन केस बता दीजिए, आज जो मुद्दा जो बनता जा रहा है धीरे धीरे, एक दूसरे के दुश्मन बनते जा रहे हैं। देश के सभी निवासी हैं, देश में सभी रह रहे हैं आराम से, लेकिन एक आपसी में एक इतना भाईचारा जो खत्म करने का प्रयास किया जा रहा है, वो कौन लोग हैं, किस प्रकार से ये सब चीजें चल रही हैं? ये केवल और केवल राजनीतिक रोटियां पकाने वाले लोग हैं। मेरे समस्त दलित समाज भाइयों से और सर्वर समाज से और जो भी मुझे देख रहे हैं सभी से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि देखिए, नेताओं के बहकावे में बिल्कुल ना आए। इनको तो मालूम दिन में बोलना है, शाम को एक साथ खाना है।
रही बात आप लोगों की, तो देखिए सिंपल सी बात है, कभी बाबा साहेब ने ये नहीं कहा कि आप किसी धर्म को गाली दो, और कभी किसी धर्म ने ये नहीं कहा कि आप बाबा साहेब को गाली दो। मेन बात ये है, आप ये बताइए, जितने ये हमारे जो साथी होते हैं जिन्हें मालूम बाबा साहेब की लगन होती है, तो बाबा साहेब ने भी सबसे पहले यही कहा है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो। तो भैया ये शिक्षा के ऊपर बात क्यों नहीं करते? हमेशा बात क्या करेंगे, बोले फलाना इस जगह ऐसा हो गया, वो भगवान राम के बात। अरे भैया उनके बच्चों को शिक्षित करो ना, एकदम वास्तविक नेता हो। मैं आपको बताऊं, ग्वालियर शहर में एक अम्बेडकरवादी, इतने बड़े भक्त हैं अम्बेडकर जी के, मैं बुरा नहीं कह रहा हूं, लेकिन भाई साहब वो और संपन्न भी है, लेकिन और एससी में आते हैं, लेकिन वो अपने बच्चों को आरटीई के तहत पढ़ा रहे हैं। आप ये बताइए ये कहाँ की भक्ति है? भाई यदि आप संपन्न हो तो अपने बच्चों को आरटीई के तहत क्यों पढ़ा रहे हो? उन गरीब मजदूरों को पढ़वा के दिखाओ ना, यदि आप वास्तविक बाबा साहेब के विचारों को मानते हो। तो मेरा कहने का मतलब नीरज भाई केवल इतना ही है कि यदि वास्तविक आप बाबा साहेब के विचारों को मानते हैं, उनको चलते हैं, तो आप किसी को गाली गलौज, किसी धर्म को देने की आवश्यकता नहीं है। आप यदि वास्तविक उनके अपने दलित समाज के हितैषी हो तो उनके शिक्षा के बारे में बात करो। अभी बताइए, हमारे जो जितने भी मानो भीम मिशन वाले हैं, कितने लोग जय भीम बोलते हैं? कभी क्या 1 घंटे अपने बच्चों को समाज के बच्चों को कोचिंग बैठा के पढ़ाते हैं? फ्री नहीं पढ़ाएंगे। सरकारी नौकरी कर रहे हैं, नहीं पढ़ाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें लड़ाने में मजा आता है, क्योंकि राजनीति उनकी चमकनी है ना, इससे बच्चे उनके संपन्न हो जाएंगे, वो जानने लगेंगे। अभी तो उनको जैसा उन्हें गाना गा देते हैं, वो उसी गाने में मस्त होते हैं, बोले हाँ यार हमारे साथ ऐसा ही हुआ था, बोले हाँ साहब अब ऐसा ही हुआ था, तो वो उसको गाली देना शुरू कर देते हैं। जबकि देखिए बाबा साहेब ने भी जैसे मालूम कभी कोई चीजों का विरोध किया है तो कुछ अंशों का विरोध किया है उन्होंने, पूरा कभी उसको गलत किसी को नहीं कहा। मतलब अपने आप ही जे अपनी एक अलग ही दुनिया बना ली है लोगों ने, अपने हिसाब से ही उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं, और उनका काम केवल राजनीति करना, अपने आप को स्थापित करना है, महापुरुषों की आड़ में कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, महापुरुषों की आड़ में अपने आप को स्थापित करना चाह रहे हैं। यदि वो वास्तविक समाज हितैषी होते, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा कि यदि वो आप लोगों के हितैषी होते तो आपके बच्चों की शिक्षा के विषय में बात करते, आपके बच्चों के रोजगार के बारे में बात करते। क्यों? वो इतने संपन्न है ना, तो क्यों वो मानव शिक्षा के लिए अपने बच्चों को बात नहीं करते? क्यों आपके बच्चों के रोजगार के लिए बात नहीं करते? क्यों हमेशा आपको आपस में लड़ाने की बात करते हैं? क्यों धर्म के बलम को उल्टा सीधा गाली गलौज करेंगे, वो तुम्हें उल्टा सीधा गाली गलौज करेंगे? इसकी आवश्यकता क्या है? इतना टाइम है किसके पास? भाई आप अपने बच्चों को शिक्षित करो, रोजगार में लो, कहाँ टाइम है? आप ये बताइए, घर का भाई से बात करने का तो समय नहीं है, और आप मालूम आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे हो दूसरे के धर्म पर, तो ये क्या है? केवल राजनीति और कुछ नहीं। देखिए बहुत सही बात है कि हम लोग किस में उलझे हैं, आपसी एक दूसरे के धर्म जाति को लेके। जो हमें करना है वो हम नहीं करते हैं, और जो नहीं करना है वो हम उलझे हुए हैं उसमें। यानी दूसरे देवी देवताओं के ऊपर, या मान लीजिए किसी भी धार्मिक के लोगों के ऊपर हम लोग टीका टिप्पणी कर देते हैं। वो नहीं देखते कि अपने समाज के जो लोग हैं, कई लोग अभी भी शिक्षित नहीं है, कई लोग अभी भी रोजगार नहीं है जिनके पास, उन लोगों को हम कैसे सक्षम बनाए, कैसे मजबूत बनाए। हमारा ये भी एक लक्ष्य होना चाहिए कि खाली हम महापुरुषों के नाम पर जो अपना एक नेतागिरी कर रहे हैं या फिर अपना स्थायी कहीं पे बनाना जा रहे हैं, उससे पहले जो जिस समाज को लेके चल रहे हैं उस समाज का भी हम भला करें, तो शायद और ज्यादा बदलाव समाज में आ सकता है। और साथियों, हमेशा से ही ये देखा गया है कि जो ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा दूसरों को लड़वा के अपनी रोटियां सेकते हैं, तो वो तो अपना काम कर लेते हैं और उसमें कामयाब भी हो जाते हैं, लेकिन जो जनता है वो बहुत भ्रमित हो जाती है, और आपसी द्वेष और नफरत एक दूसरे में फैल जाती है और एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। हम देश के निवासी हैं और सबका अधिकार है अपनी स्वतंत्रता का और अपनी एकता का। उसी प्रकार से आज आप देख रहे हैं देश में जो माहौल बन रहा है, वो उसके लिए भी हम कहीं ना कहीं उन लोगों को जिम्मेदार ठहराते हैं जो अपनी राजनीति के लिए आज समाज का अहित चाह रहे हैं और समाज को बरगला रहे हैं। राजेश जी, एक और आखिरी सवाल मेरा आपसे है, जो लोग इस प्रकार से समाज को बरगला रहे हैं, चाहे वो हिंदुत्व में हो, वो चाहे वो अम्बेडकरवादी विचारधारा में हो, उन लोगों को आप क्या अपनी तरफ से संदेश देना चाहते हैं? मेरा संदेश केवल इतना ही है कि भाइयों, ये देश हम सबका है। आप बिल्कुल इस देश, और चाहे ये धर्म कह लें चाहे ये देश कह लें, हम सबका है भाई। जिस जगह आप रह रहे हैं वो देश हमारा है। इस देश को विखंडित ना होने दें, टूटने ना दें, क्योंकि यदि ये टूटा, ये जातियों में खंड खंड हुआ, तो यकीन मानिए कि बर्बादी के अलावा आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए सबसे पहले हम एकता के साथ रहें,
अपने बच्चों को शिक्षित करें, अपने बच्चों को जागरूक करें, अपने परिवार को सुदृढ़ करें। इसके अलावा कुछ नहीं है। ये जातीय मतभेद को छोड़कर इन नेताओं की भाषा हमें नहीं समझनी है। हम केवल और केवल इस देश के लिए जिए, यही मेरा सब लोगों से निवेदन है। इतना ही कहूंगा। साथियों मैं बता दूं, जिस प्रकार से देश की आजादी में सभी ने अपना योगदान दिया है, चाहे वो मुस्लिम धर्म के हों, चाहे ईसाई धर्म के हों, हिंदू धर्म के हों, और चाहे कोई भी हो, सबने देश में जब आजादी की लड़ाई लड़ी तो सबने अपना बलिदान दिए, योगदान दिए। उसी प्रकार से हमें भी अपने देश को बचाना है और उन लोगों से बचाना है जो केवल अपनी स्वार्थ के लिए, अपने निजी जो भी उनके फायदे हैं या फिर उनको उनके लिए आप वो कर रहे हैं, उन लोगों से हमें देश को बचाना है। ये बहुत अच्छी बात राजेश जी ने स्टूडियो में आके कही और हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और आगे नए मेहमान के साथ फिर कोई नए मुद्दे पर चर्चा होगी। धन्यवाद।